एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाल ही में देश भर में एक मुद्दा बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वो है कि राम मंदिर की जो विवादित जगह है, वहाँ पर अभी जो समतलीकरण का काम चल रहा है, वहाँ पर बड़ी संख्या में बुद्धिस्ट अवशेष वहाँ पर मिल रहे हैं। चाहे अशोक चक्र हो या वहाँ पर पिलर हो, जैसे वहाँ खुदाई हो रही, शायद वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ पर काम चल रहा है। और वहाँ पर जैसी खुदाई हो रही तो ज़मीन से और वहाँ मलबे से बहुत सारी चीज़ें जो बुद्धिस्ट कल्चर से और मूल निवासी सभ्यता के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास बता रही है, वो सामने निकल के आया है। तो इसको लेकर के कई लोग अपने अपने प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 लोग पिटिशनर थे। उसमें एक मुस्लिमों की तरफ से एक कमिटी थी जो वहाँ पर दावा पेश कर रही थी कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद है। दूसरी हिंदुओं की तरफ से ब्राह्मण लोगों ने अपनी एक दावा पेश किया था कि वो जो राम मंदिर है वो हमारा है। और तीसरी एक पार्टी थी जो ये कह रही थी कि वहाँ पर ना राम मंदिर था, ना बाबरी मस्जिद थी। वहाँ पर जो था वो बुद्ध विहार था, बावरी नाम का। हाँ, हम मौजूद है सत्यजीत चंद्रिकापुरी जी के पास, और वे है अध्यक्ष हुई फाउंडेशन। ये हुई फाउंडेशन जो है, ये मोनूमेंट्स, जो भारत के जितने भी मोनूमेंट्स है, जितने भी प्रकार के ऐतिहासिक मोनूमेंट है, उनका रिसर्च और उस पर स्टडी करती है और इसके संबंध में सरकार से बातचीत करती रहती है। ये जो हुइनेंग फाउंडेशन है, ये ताइवान ज़ेन स्कूल के साथ इनकी लिंक है, इनके साथ मिलकर के ये काम करते हैं। स्वागत है सर आपका एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में। सर, कैसा देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? एक्चुअली अयोध्या का मुद्दा दो चीज़ों से में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसको देखा जा सकता है और दूसरा वर्तमान में संवैधानिक दृष्टिकोण से, एक कानून के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। तो बौद्धों का जो पक्ष है वो तो काफ़ी हिस्टोरिकल है और वो मजबूत है। कलिंगम ने 1972 में वहाँ पे पहली बार विजिट किया था और अपने रिपोर्ट में भी उन्होंने बुद्धिस्ट अवशेषों का जिक्र किया है। अगर अयोध्या का अगर हम प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो बुद्ध के काल में इस अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। और दूसरी बात कि अयोध्या साकेत में बुद्ध ने अपने जीवन हयात में 6 बार वर्षावास की। तो उन्हीं के जीवन हयात में धनंजय नाम के जो विशाखा के पिताजी थे, उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा विहार बनवाया था। उसे आज वर्तमान में कुबेर टीला बोलते हैं। अच्छा, इसको हाँ, जिस पे बाबरी मस्जिद और जो विवाद चालू था इनका, जिसको हम कुबेर टीला बोलते हैं। तो कुबेर, हु वाज द कुबेर? कुबेर मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि धनी व्यक्ति। तो उस समय में, उस पाली लैंग्वेज में या उस समय की बोली भाषा में उसको कुबेर बोला करते थे। तो कुबेर टीला ये कनेक्टेड है धनंजय से, क्योंकि धनंजय जो है एक बहुत बड़ा व्यापारी था और विशाखा के पिताजी थे, उन्होंने वहाँ पे विहार बनवाए थे। फिर अभी बुद्ध काल चला गया। मैं थोड़ा रोकूंगा आपको इसमें। पिछले सालों एक ऐसा मैसेज भी आया था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कि बावरी नाम के कोई भिक्खू हुआ करते थे जिसके नाम से बावरी मस्जिद पड़ी। ऐसा ये सही है कैसे? जी, बाबरी नाम के एक बहुत बड़े संत थे जो मुंबई सोपारा में रहते थे। और जब उनको ये पता चला, उनको ये ज्ञात हुआ कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, तो जैसे उन्होंने बुद्ध का नाम सुना तो वो सोपारा से चलते हुए साकेत चलते गए। तो साकेत जाने के बाद में भगवान बुद्ध जो है रास्ते से आ रहे थे अपना। कोई दस्तावेज मिलता है कि बावरी? इसके सारे जो एविडेंस है हमको त्रिपिटक में मिलते हैं। अच्छा, बावरी का जो जिक्र है या उनका जो रेफरेंसेस है, वो सारी चीज़ें हमको क्या बोलते हैं कि त्रिपिटक में मिलता है। उस समय की घटनाओं का काल चक्र जो है वो सारा का सारा आज भी त्रिपिटक में मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो फिर आप वो बता रहे थे कि जो कुबेर था उसके बारे में बता रहे थे।
तो धन वहाँ पे तो विशाखा ने विहार बनवाया था। भगवान बुद्ध ने वहाँ पे 6 वर्षावास किए थे। भगवान बुद्ध के नाखून के ऊपर वहाँ पे जो है एक स्तूप भी बनवाया गया था। और भगवान बुद्ध जिस जगह पे वो दातुन करने के लिए जाते थे, अंजन ऐसे कुछ तो ये था, गार्डन था, बगीचा था, तो वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे भी क्या बोलते कि तुम्हारा विहार बनवाया गया। तो जैसे कि चौथे सदी में या तीसरे तीसरे और चौथे सदी में जैसे फायान भारत में आया था, उन्होंने भी वहाँ पे विहार होने का जिक्र किया है। फिर 7वें सदी में हुइसोंग आया था, चीनी यात्री, उन्होंने भी बोले कि थाउजेंड्स ऑफ विहार्स और थाउजेंड्स ऑफ क्या बोलते कि बौद्ध भिक्षु जो है साकेत में रहते थे। उन्होंने अयोध्या ये शब्द का उल्लेख नहीं किया है। उसे साकेत कहते थे। वो उस समय में साकेत ही था, साकेत ही था, और साकेत एक सेंटर था, ये जोड़ता था। उधर से कौशल प्रदेश में श्रावस्ती जो राजधानी हुआ करती थी, वहाँ से कोई व्यापारी निकले तो साकेत आराम करेगा, वो विश्राम करेगा, और वहाँ से फिर मगध के लिए अपनी यात्रा शुरू करता था। तो साकेत इज द सेंटर पॉइंट ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बुद्धा। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया बाद में, राम मंदिर के तरफ से जो पार्टी थी उनको उन्होंने बहुत बड़ी जगह दे दी और मुस्लिमों को छोटी सी जगह हटा दिया। अभी नई मुद्दा आ गया कि जैसे पहले पिटिशन थे, बुद्धिस्ट लोग भी उसमें दावा कर रहे थे, तो ये इस पर आपका क्या मतलब सोच है इस पे? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है या निकाल है वो 9 नवंबर 2019 को आया है, और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो मोनूमेंट्स को लेके नहीं था, उनका जमीन के लिए विवाद था। अच्छा, जमीन अलग है, मोनूमेंट अलग चीज़ है। अच्छा। और जिस प्रकार से एएसआई ने अपनी भूमिका वहाँ पे रखनी चाहिए थी कानून के हिसाब से, वो नहीं रखी गई। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे अपना फैसला दे दिया 9 नवंबर 2019 को। अभी फैसला देने के बाद में 21 मई 2020 को फिर से वहाँ पे राम मंदिर निर्माण के जमीन का समतलीकरण करते समय वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए, तो ये मुद्दा बन गया करंट, ये वर्तमान मुद्दा हो गया। एक तरफ तो निर्णय दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जमीन जो है राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को अलॉट की गई, सरकार ने वहाँ पे ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पे काम चालू है। काम करते समय, समतलीकरण करते समय वहाँ पे अवशेष प्राप्त हो गया। अभी अवशेष प्राप्त हो गए तो ये मुद्दा नया हो गया, बराबर है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान के अनुच्छेद, मंदिर निर्माण समिति उसमें अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती इसमें। देखिए लॉ क्या बोलता है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा लॉ क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। वो बौद्ध अवशेष है या नहीं है, वो हिंदू अवशेष है या नहीं है, वो जैन मॉन्यूमेंट्स है या नहीं है, इसका फैसला आम जनता नहीं करेगी। इसका फैसला कोई भी धार्मिक संस्था नहीं करेगी, चाहे वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट हो, निर्माण मंदिर ट्रस्ट हो या और कोई भी हो, वो नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपने कानून हैं जो पार्लियामेंट में पास हुए हैं, और उसके अंतर्गत आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना काम करती है, बराबर है। तो अगर वहाँ पे राम जन्मभूमि की जो जमीन है वहाँ के समतलीकरण करते समय वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, तो आज के डेट में जमीन किसके अंडर में, उसके ऊपर में वो लीज पे दी गई है। वो किसको दी गई है, राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है। तो हक तो उनका है, वहाँ पे बनता है, और वही वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जब वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई प्राचीन अवशेष मिलता है, तो वो प्राचीन अवशेष किसी की क्या बोलते कि वो संपत्ति नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 49 के हिसाब से,
मीन्स संविधान के प्रांतों के नीति निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद 49 के अनुसार 49 के अनुसार जो भी प्राचीन अवशेष है या जो प्राचीन मोन्यूमेंट्स है मीन्स स्मारक है वो राष्ट्रीय संपत्ति है और उसका क्या बोलते हैं कि रख रखाव करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। अब ये राम मंदिर समिति को हटना पड़ेगा फिर अब यहाँ से? नहीं, वो हटना नहीं पड़ेगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। फिलहाल में उनका तो दावा पक्का है, लेकिन जो अवशेष उनको मिले हैं तो उनका अपना प्रथम दायित्व है कि उसकी जानकारी कलेक्टर को दे, स्थानिक कलेक्टर और स्थानीय कलेक्टर को दे और एसआई को दे। फिर इसके ऊपर में एसआई अपनी भूमिका तय करेगा। आर्कोलॉजिकल का जो कानून है जो अमेंडमेंट 2010 में हुआ है उसका अंडर सेक्शन 16 के हिसाब से अगर कोई भी आम आदमी उसका दर्शन करना चाहता है उन अवशेषों का तो उसके लिए मंदिर ट्रस्ट उसको रोक नहीं सकती। अगर वो ऐसा करती है तो आर्कोलॉजी विभाग का जो कानून है 2010 का तो उसकी सेक्शन 30 के अनुसार कलम 30 के अनुसार वो अपराध कहलाएगा। तो उसको रोक नहीं सकती जनता को, क्योंकि वो जनता की प्रॉपर्टी है, वो राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए वहाँ पे मंदिर निर्माण जो है ट्रस्ट उनका अपना कोई दावा नहीं चलेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे, वो ये भी नहीं बोलते कि हिंदू मॉन्यूमेंट्स है, ये भी नहीं बोल सकते कि ये राम से संबंधित है। ये अधिकार उनको नहीं है, ये सब तय करने का अधिकार जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को है, उनके एक्सपर्ट्स से वो तय करेंगे। तो क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुमोटो लेना चाहिए कि उनका जो निर्णय गलत हुआ है? और क्योंकि अगर वहाँ पर बुद्धावशेष निकल रहे हैं तो फिर तो ये तो पूरा बुद्ध का ही मतलब वो जमीन है या मोनूमेंट है, वो तो पूरा उनके अंदर आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय जो नवंबर 2019 को हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अपने आप में मॉरलिटी के आधार पे, नैतिकता के आधार पे स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और स्वयं इस बात को संज्ञान लेके वो जो मॉन्यूमेंट जहाँ पे मिले, जो अवशेष मिले हैं, जो एंटिक्विटीज मिली है जहाँ पे, वो जमीन का क्या बोलते हैं कि उत्खनन करने के लिए, एक्सकवेशंस करने के लिए एएसआई को डायरेक्शन देना चाहिए। और जो भी मॉन्यूमेंट्स खुदाई में मिलेगा, अगर वो मॉन्यूमेंट्स रिस्टोर होना चाहिए, मीन्स उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। पुनर्निर्माण करते समय अगर राम मंदिर निर्माण में किसी प्रकार की अगर बाधा आती है वहाँ पे, तो शुड बी द शिफ्टेड द एंशिएंट मॉन्यूमेंट टू अदर प्लेस। विवाद नहीं चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। द ऑल द एंशिएंट मॉन्यूमेंट इज द नेशनल प्रॉपर्टी। और जो भी प्राचीन मॉन्यूमेंट्स है या स्मारक है, ये राष्ट्र की संपत्ति, ये राष्ट्र के उज्ज्वलता को, इतिहास को, उसके संस्कृति को क्या बोलते कि प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अगर फैसला ही गलत आया होगा, आप कह रहे हैं कि वो जो मॉन्यूमेंट्स है उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन अगर टोटल फैसला अगर गलत आया है, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, हमने भंते जी सुरेश सर से बात की, सुप्रीम कोर्ट, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको खड़े ही नहीं किया, वहाँ बाजू रखने के लिए दिया, जबकि हमारा दावा है, हमारे वहाँ पर सारी चीज़ें निकल रही है, तो वो तो हमारे हाथ में आना चाहिए। तो शिफ्ट करने के बाद समझ में नहीं आती क्या इस फैसले को रिटर्न नहीं किया जा सकता? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद चल रहा था बाबरी मस्जिद और तुम्हारा राम जन्मभूमि के जमीन का विवाद, उसमें विनीत मौर्य करके उन्होंने भी अपनी केस डाला था, बराबर है, लेकिन उसका पक्ष सुना नहीं गया। आज भी वो साइलेंट मोड पे सुप्रीम कोर्ट में है। हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है करके। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया उसको हमने स्वीकारना चाहिए। मेरा ये कहना है कि वर्तमान में आज जो है एक एंटिक्विटीज मिली है, मीन्स अवशेष मिले हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए नैतिक आधार पे, और उसका उत्खनन करके उसको प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के ऑर्डर्स एएसआई को देना चाहिए, ताकि उनका भी फैसले की गरिमा जो है वो बनी रहेगी। क्या सरकार, केंद्र सरकार का भी उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर?
केंद्र सरकार ने भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो जमीन उनको अलॉट किया है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को। और क्या बोलते कि मंदिर बनाने के लिए भी जो धनराशि ये है वो जनता के पैसे से जा रही है वहाँ पे। तो सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए, और सरकार ने नैतिक आधार के ऊपर में क्या बोलते कि उस जो मॉन्यूमेंट्स ना, जो एंटिक्विटीज मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उसकी उस जमीन का उत्खनन करना चाहिए। आज वर्तमान में प्रेजेंट सिचुएशन में, एक्शन में, अगर पहली प्राथमिकता ये है, एएसआई की ड्यूटी है कि वो जो अवशेष मिले हैं, ये सारी जानकारी कहाँ से मिली है हमको? मीडिया के माध्यम से मिली है। मीडिया के माध्यम से तो कर्तव्य बनता है एएसआई का तुरंत वहाँ पे अपने क्या बोलते कि अधिकारियों को भेज के वो सारे जो अवशेष है अपने कब्जे में लेना चाहिए, और 300 मीटर तक उसको प्रतिबंधित एरिया घोषित कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। अच्छा। ये लॉ में बोलता है, ये कानून में लिखा हुआ है। अगर किसी प्रकार से अगर कोई जानकारी एएसआई को मिलती है कि फलाने फलाने जगह पे ये अवशेष प्राप्त हुई है, तो उसका अपना दायित्व है कि तुरंत वहां जाकर उस मॉन्यूमेंट्स का, वो एंटिक्विटीज का वेरिफिकेशन करके 300 मीटर के एरिया को प्रतिबंधित घोषित करना, यह उनका दायित्व बनता है। उसी लॉ के हिसाब से, ना कानून के हिसाब से, सेक्शन 18 के हिसाब से कलेक्टर को ऑर्डर देके वहां पे उत्खनन करना चाहिए। ये सारी चीजें लॉ में लिखा है, तो एएसआई ने संज्ञान लेना चाहिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करना चाहिए। मेरा प्रामाणिक मत है इस संदर्भ। अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग जानते हैं कि अभी लोग निकल नहीं सकते घर के बाहर, ना इसको लेकर के वहाँ पर जमा हो सकते हैं या निवेदन मतलब धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन में इन चीज़ों को अभी मान के चलिए कि मीडिया में आया है, लेकिन फिर से मीडिया इसको छुपाएगी या सरकार इसको छुपा देगी, ऐसा लगता है? देखो, आज के वर्तमान में सरकार उनकी है, सारा अधिकारी उनके है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको अगर संज्ञान लिया तो वहाँ पे उत्खनन कर सकते हैं, वो मोन्यूमेंट्स को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। उनको अगर नहीं करना है तो वो दबा देंगे। नहीं दबा सकते, अभी दबा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी जो संस्था काम करती है इस पे आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? अभी देखिए कि फिलहाल में मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी विनिंग फाउंडेशन, वो सिर्फ पौनी तक सीमित थी, और इधर विशाखापट्टनम में जो तोतला कोंडा वगैरह जो छोटे मोटे जो निगलेक्टेड बुद्धिस्ट साइट्स से विच इज़ बाय एएसआई पुरातत्व विभाग से वो जो निगलेक्टेड थे, ऐसे को मैं लिस्टेड करके उसके पुनर्निर्माण के लिए मैं काम करता था। अयोध्या ये बहुत बड़ा मामला है और ये सेंसिटिव मामला है। यहाँ पे मेरी ताकत, उतना पावर और मेरे लेटर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जो काम है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं राष्ट्रीय क्या बोलते हैं कि सचिव भी हूँ, और ये जो प्राचीन बौद्ध स्थलों की पूरा जो सेक्शन है वो मेरे तरफ दिए है, मेरे मित्र ढेंगरे साहब है बैठे हुए, तो ये काफ़ी सहयोग कर रहे हैं मेरे को। मेरा आग का ऑपरेशन होने के बाद में भी इनके वजह से मैं इतना लीक भी रहा हूँ। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने स्टैंड ले लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन हम किस आधार पे जा रहे हैं? हम पुराने मामले को नहीं साथ में जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में क्या फैसला दिया उसके विरोध में हम नहीं है। वहाँ पे राम मंदिर बने या और कुछ बने, हम उसके विरोध में नहीं है। हमारा इतना ही कहना है कि during the time of the Buddha, during the time of the Ashoka, during the time of the Milin, during the time of the Kanishka, during the time of Samudragupta, so during the time of the Baladitya, during the time of the Harshvardhana, during up to the 12th century कुमार देवी तक ये स्थल साकेत ही था। ये तो बाद में इसको क्या बोलते कि रामायण में अयोध्या किया गया। हालांकि उसकी अगर हिस्ट्री और फिर से देखी जाए तो संस्कृत के महापंडित अश्वघोष की जन्मभूमि है वो, और पुष्पशुंगम ने जब बृहदत्त मौर्य का हत्या किया, उनको मौत के घाट उतारा, और मिलिंद ने उनके ऊपर में हमला किया था। तो मिलिंद उस समय में
पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उस समय में पाकिस्तान नहीं था, वो तो अखंड भारत था। वहाँ पे सियालकोट की राजधानी उसका हुआ करता था और वहाँ पे मिलिन रहता था। और जैसे उसको ये ज्ञात हुआ कि पुष्पशुंग मित्र ने बृहदत्त की हत्या किया, तो उसने वहाँ से उसके ऊपर में हमला किया, पुष्पशुंग के ऊपर में। और पुष्पशुंग वहाँ से भाग के सीधा अयोध्या चला गया। फिर वहाँ पे भी हमला किया उसने, तो वहाँ से भाग के वो सीधा उज्जैन चला गया। तो जो अयोध्या आज वर्तमान में और प्राचीन साकेत जो है, ये पुष्पशुंग मित्र से भी संबंधित है। उसने भी बहुत बड़ा स्मारक बनवाया था वहाँ पे, बहुत धन खर्च करवा के। तो उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ के, उन्होंने जो ब्राह्मण संस्कृत के महापंडित क्या बोलते कि अश्वघोष, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से, तो ब्राह्मणों ने अपनी संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ पे उसके भी अवशेष को ढूंढना चाहिए कि इनके अवशेष कहाँ पे है, इनका साहित्य कहाँ दबा हुआ है जमीन धरती के गर्भ में, उसको उसने खोजना चाहिए। पुष्पशुंग ने जो वहाँ पे जो बहुत बड़ा महल बनवाया था, उसके अवशेष उन्होंने नैतिक आधार के ऊपर में खोजना चाहिए। राम इज द इमेजिनरी पर्सन, द एक्चुअल पर्सन, द रियल पर्सन इज द पुष्पशुंग मित्र। ये फैक्ट है। तो अभी एक विवाद है, लगातार चल रहा है। कुछ समय के लिए जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो ये विवाद ऐसा लग रहा था कि ये अभी विवाद इसके आगे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही अभी उत्खनन में या समतलीकरण में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर से एक राख में छुपी चिंगारी की तरह ये विवाद फिर से उभर के आया है। और जिस प्रकार से देश भर से इस पे अभी तो लॉकडाउन के समय में लोग निवेदन दे रहे हैं, ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं, कुछ लोग फिजिकल रूप से दे रहे हैं, और जैसे कि अभी मान्यवर ने बताया कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में वापस जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें से अच्छा सा समाधान निकलेगा। और थर्ड पार्टी जो थी, जो ये दावा करती थी कि यहाँ पर हमारा जो बावरी बुद्ध विहार था, साकेत एक समय पर उसकी एक पहचान थी, तो उनको भी अपने तरीके से एक न्याय मिले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ बने रहे। धन्यवाद।